हुकूमत के हालिया इक़दामात से मुल्क की मईशत पर किस तरह के असरात मुरत्तब होंगे? सिर्फ वक्ती कार्रवाई होगी, वक्ती असरात होंगे या लॉन्ग टर्म इन्हें समझा जाए? नई वीज़ा पॉलिसी कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है? निगरान हुकूमत जिस अंदाज में मुआशी चैलेंजेस को डील करने की कोशिश कर रही है, क्या ये काफ़ी है सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी इक़दामात करने की ज़रूरत है? इसी पे मैं बात करूंगी। मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर निगरान सेटअप है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और हमें बताया जाता है कि इक़दामात शुरू हो गए हैं, कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, स्मगलर्स को पकड़ा जा रहा है, हुंडी हवाले के जो काम करते हैं उनको रोका जा रहा है। आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इसके असरात होंगे, या ये वक्त इक़दामात, इसको हम कहें कि बस डिस्प्रिन की तरह, जिस तरह वक्ती तौर पर आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाता है और उसके बाद दोबारा, तो आपको लगता है कि ये वक्ती इक़दामात हैं सिर्फ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान की जो ओपन मार्केट थी, जिसको हम एक्सचेंज रेट मार्केट कहते हैं या एफएक्स मार्केट, जो कर्व मार्केट जो कि एक्सचेंज कंपनीज के पास है, उसके अलावा एक और मार्केट क्रिएट हुई जिसमें ये सारी, जिसको आप होर्डिंग कहें, ट्रेडिंग कहें, वो सारा कुछ हो रहा था और ओवर द बॉर्डर स्मगलिंग भी हो रही थी डॉलर्स की। अफगानिस्तान की सारी जो नीड है वो पाकिस्तान से जा रही थी। इसकी वजह से आपने जो कुछ देखा वो ये था कि ओपन मार्केट में रेट बहुत बढ़ गया, बट जो इंटर बैंक की मार्केट है उसमें बढ़ा है रेट, वो अपने फंडामेंटल्स की वजह से बढ़ा है जो पाकिस्तान के हैं। बट जो रेट रुपए का बाहर बढ़ा वो इन चीज़ों की वजह से बढ़ा था। उसको आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, मॉनिटरिंग, आप उसको क्रैक डाउन कहें, आप उसको कंप्लायंस कहें, इन सारे मेजर से ही संभालना था। सो एज फार एज दैट इज कंसर्न, दैट इज द राइट पॉलिसी टू डू, और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और वो प्रेशर भी रखना चाहिए। ये पॉलिसीज हम पहले क्यों नहीं अपनाते? कोई पहली दफ़ा तो नहीं स्मगलिंग हो रही है, कोई पहली दफ़ा तो आर्टिफिशली आप ये सारे बहरान पैदा नहीं किए जा रहे हैं। मसला ये है कि जब इलेक्टेड हुकूमतें होती हैं, या पिछली 16 महीने जो इत्तेहादी हुकूमत रही है, ये सारे इक़दाम हम पहले क्यों नहीं करते? That's an excellent question. The answer is, पाकिस्तान में जब तक चीजें प्रेसिपिटेट नहीं ना कर जाती, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आ जाती, हम उनको टैकल नहीं करते। हमारी पॉलिसीज रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। आप बहुत बड़ी चीज मांग रही हैं पाकिस्तान से। आप ये कह रही हैं कि इतना कॉम्पिटेंस लेवल हो अथॉरिटीज का, चाहे वो मॉनेटरी अथॉरिटीज हो इस केस में, कि वो एक्ट कर रही हों बहुत प्रोएक्टिवली, और इसमें बिल्कुल आपकी जो ख्वाहिश है वो दुरुस्त है। तो अब आपने रिएक्ट किया, आपने देखा कि वो जो सारे लोग थे उन्होंने काम भी बंद कर दिया और वो अभी मार्केट से गायब हुए हैं। अब आपको एक्सचेंज रेट के रिफॉर्म्स करने हैं। मैं बारहा कहता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, तो वो लॉन्ग टर्म ऐसे क्या इक़दामात होने चाहिए कि ऐसे लोग मार्केट में वापस आके दोबारा से 2 नंबरी ना करें, दोबारा से मसनूई बहरान पैदा ना करें? आप देखें जिस तरह बिजली चोरों को अब पकड़ा जा रहा है, ये भी हमें पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कुंडे लगाए जाते हैं, कैसे कैसे सरकारी अफसरान मिले हुए होते हैं। ये सब चीज़ें, ये जो इक़दामात हैं, मनफी रवैये हैं, ये हर इदारे में हर अफसर करता है, ठीक है, लेकिन हम इक़दामात पहले नहीं करते हैं। दुरुस्त। सो इन दोनों को अलग-अलग डील कर लेते हैं। टुडे आई स्पेंट द होल डे एक्चुअली ट्राइंग टू राइट समथिंग ऑन द एक्सचेंज रेट मार्केट के। इसमें अब हमें क्या इस्लाहात करनी है? एक तो यह है कि ये जितनी एक्सचेंज कंपनीज हैं बी ग्रेड की, इनसे निकलकर हमें ए ग्रेड की कंपनीज में आना है, ताकि उनका जो कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा हो और वो बढ़ाया जाए, और ये जो कारोबार बाहर हो रहा है इसको रोका जाए। इसके साथ साथ हमें ये करना है कि ये जो हवाला और हुंडी का कारोबार है जो ये होता है, इसको डिसइंसेंटिवाइज करना है और इंसेंटिवाइज करना है कि मेरी जो रेमिटेंसेस हैं जो कि अब $2 अरब के करीब आ गई हैं, इसको वापस लाना है हमने $3 अरब पे। उसके लिए हमें नए इंसेंटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे, लोगों को वापस लाना पड़ेगा कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में जिनको उनको रुपए की कदर ज्यादा मिल रही थी वो वापस आए। दूसरी, याद रखिए कि जो पाकिस्तान की जो डॉलर या किसी भी करेंसी के अगेंस्ट हमारी कदर है, हमारे रुपए की, उसका ताल्लुक शाज़िया एक ही चीज़ है कि डॉलर लिक्विडिटी जो है हमारी वो क्या है। लेट्स से आपकी एक्सपोर्ट्स अच्छी हो जाएं, आपकी रेमिटेंसेस अच्छी हो जाएं, आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़े, आपकी थोड़ी सी इंपोर्ट्स कट हो एग्रीकल्चर में, तो आप खुद ही देखेंगे ये ठीक हो जाएगा। शाज़िया, आई एम नॉट दैट पेसिमिस्टिक ऑन दीज थिंग्स। पाकिस्तान अगर चाहे आज
तो मेरा ख्याल है कि देखिए, अगर इंपोर्ट्स के लिए भी बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है ना एक दूसरे के साथ। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपकी बिजली और गैस है। गैस आपके मुल्क में जैसे सर्दी आएगी वो बंद होना शुरू हो जाएगी, गर्मियाँ आती हैं तो बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है। अब सबसे बड़ा बहरान या सबसे बड़ी तंगी हमारे आवाम के लिए क्या है? बिजली। कारखाने, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो आप एक दूसरी तरफ आप अपने इन्वेस्टर्स को बाहर से बुला रहे हैं, तो आप कैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे? कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद आप कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी? कैसे बढ़ेंगी? सो अब हम ट्रांजिशन करते हैं कि हमने तय किया कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, हम कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स लें और वापस अपनी रेमिटेंसेस को भी लाएं और थोड़ा सा अपनी लिक्विडिटी को, वर्ल्ड बैंक के पैसे आपने भी जिक्र किया, बहुत अच्छा किया, एडीबी के पैसे $300 मिलियन ये लेना शुरू करें ताकि स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़ें, एक तकवीयत मिले मार्केट को जो इंटर बैंक की मार्केट है। अब आप आ जाइए कि ये तो स्टेप्स हमें लेने हैं, बट असल बात तो ये है कि आपने अपने एनर्जी सेक्टर को ऐसा बनाना है कि वो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत या पाकिस्तान की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाए। उसके लिए शायद देखिए, वी हैव टू बी नाउ वेरी क्लियर, पाकिस्तान का 5400 अरब रुपया, $18 अरब का इस वक्त पेबल खड़ा हुआ है, जिसको आप सर्कुलर डेट कहते हैं। मैं तो उसको कहता हूं कि वो टेक ओवर करना पड़ेगा स्टेट को क्लियर करने के लिए। सो सबसे पहले तो उस पर हमें डिसीजन करना है। उसकी ₹4 पर यूनिट कॉस्ट आप अपनी बिजली में दे रही हैं, यानी कि आपका अगर बिजली का बिल ₹40 पर यूनिट है ना, तो ₹4 ड्रॉप कर जाएगा अगर हम इसको संभालें। नंबर 2, आप ये देखिए कि आप जिस तरह इस सेक्टर को चला रहे हैं ना, डिस्कोस भी आप चला रहे हैं, आपसे मतलब है सरकार चला रही है, जेनकोस भी सरकार, 50% जनरेशन भी सरकार के पास है, सारी डिस्ट्रीब्यूशन सरकार के पास है, सारी ट्रांसमिशन सरकार के पास है। ये चलेगा नहीं ऐसे। पाकिस्तान ने जहां कामयाब तजर्बा किया टेलीकॉम में या बैंकिंग में, आपको इस काम से निकलना है, आपको ये काम छोड़ना है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इन कंपनीज के साथ अपने मुआहदों पर नजरसानी ना करें, उनको रिव्यू ना करें। 15-15, 20-20 साल के ऐसे मुआहदे हैं जिसमें आप पैसे भी दिए जा रहे हैं और बिजली हमारे इस्तेमाल की भी नहीं है, कैपेसिटी पेमेंट्स भी हम कर रहे हैं, तो ये मुआहदे तो 10-10 साल और हमें उनको भुगतना है। एब्सोल्युटली। सो एक मिसमैच है, और ये चाइनीज जो हमारे माहिदे हैं, और एक वर्ड मैं यूज करता हूँ, या आप मेरे अल्फाज सारे बेशक नोट कर लीजिएगा, 2 साल बाद ये करना हमने यही है जो मैं आपसे गुजारिश आज करके जा रहा हूँ, जब भी करेंगे हमें अपने डेट की रीप्रोफाइलिंग करनी है। शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाइनीज डेट जो 10 साल में पेबल है ना आईपीपीज पे, आई थिंक के 17 आईपीपीज हैं चाइनीज जिनको हमने ये डेट देना है, और ये $15 अरब के करीब है। इसको आपने अगले 25 साल पे ले जाना है। तो जो मैंने 15 अरब 10 साल में देना है, वो अगर मैं 25 साल पे ले जाऊंगा, बिकॉज ये प्लांट्स ही 25 साल के हैं, तो मेरी किस्त गिर जाएगी। अगर मेरी किस्त गिर जाएगी तो आप ये सोचिए कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाएगी। सो बात कहने की ये है कि स्टेट के काम से इसको निकालना, ये जो आपने मुआहिदों की बात की, ये काम करना, जो हम सस्ती गैस दे रहे हैं कैप्टिव को, वो कैप्टिव पावर प्लांट से मतलब है कि आप अपना 92 न्यूज़ के साथ आपने एक जनरेटर लगाया हुआ है और हम आपको गैस दे रहे हैं, आप हमसे बिजली नहीं ले रहे, और उसकी एफिशिएंसी है 35%। पर मेरा जो एलएनजी पावर प्लांट है जिसको मैं गैस दे नहीं पा रहा, उसकी एफिशिएंसी है 65%। मुझे आपसे ये गैस वापस लेनी है और 65% वाले को देनी है और आपको ग्रिड पे लाना है। इससे जो बिजली की खपत है वो बढ़ेगी और पर यूनिट कॉस्ट नीचे आएगी। बहुत